नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस विशेष शिक्षा की वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आपकी रिलेटेड है जो व्यक्ति बच्चा न्यू एडमिशन लेना चाहता है AIOT एग्ज़ाम में, तो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो हिस्सा लेंगे तो उसी से स्पेशल क्लास ये होने वाली है। इस क्लास में आपको डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे 20, तो उनसे संबंधित यहाँ आपके सामने मैं कुछ MCQ लेके आया हूँ, तो आप उनको हल करते चलें, उनको कमेंट करते चलें, हम आंसर बताएं। उससे पहले दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब नहीं किया लाइकिंग बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके एक एक प्रश्न को लेकर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को लेकर। पहला आपके सामने प्रश्न है TLM का विस्तार क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन फर्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी है टिप लाइक मोर, ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी लर्न मोर और ऑप्शन फोर्थ है आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज लिंगरिंग। तो यहाँ आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल राइट उत्तर है तो वो है आपका TLM का टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री। जो अपना शिक्षक होता है वो चाहे नॉर्मल बच्चा हो और चाहे उसका विशेष बालक हो, वैसे विशेष बालकों के लिए उपलब्ध उपयोगी ज़्यादा होते हैं TLM। तो शिक्षक जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जैसे कोई आपका श्रवण बाधित बालक है तो उसके लिए फ्लैश कार्ड, लिखित पर्ची, हियरिंग एड आदि जो है उनका सभी का TLM को उपयोग में लेता है वो। तो यह है इसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। शुरुआत करते हैं सेकंड प्रश्न की। अधिकांशतः विशेष छात्र अपने दिन का कम से कम एक हिस्सा व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने में खर्च करते हैं, तो किस चीज़ में करते हैं ये आपको यहाँ बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में, घर पर, होम पर और एक संसाधन कक्ष रिसोर्स रूम में, चिकित्सा में। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि अधिकांशतः विशेष जो बालक होते हैं वह अपने दिन का कम से कम एक हिस्सा व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने में कहाँ खर्च करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है रिसोर्स रूम, संसाधन कक्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संसाधन कक्ष एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें सभी विशेष बालक की आवश्यक दैनिक वस्तुएं वहाँ रखी जाती हैं जिनके माध्यम से वह कुछ सीख पाता है। तो रिसोर्स रूम में वह व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने में अपने दिन का अधिकांश हिस्सा वहाँ खर्च करता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। थर्ड आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्कूलों को सभी विकलांग बालकों को शिक्षित करना चाहिए चाहे ऑप्शन फर्स्ट है उनकी विकलांगता की प्रकृति या गंभीरता कुछ भी हो, ऑप्शन बी उनका चाहे उनकी लिंग या आयु कुछ भी हो, ऑप्शन सी है चाहे सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो और ऑप्शन डी है चाहे उनकी जातीय और जातीय स्थिति ठीक हो, कोई सी भी हो। तो यहाँ आपको बताना से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों स्कूलों को सभी विकलांग बच्चों को शिक्षित करना चाहिए क्योंकि किसी भी विकलांगता की प्रकृति उनकी हो और चाहे गंभीरता हो, यानी अगर वो कोई भी गंभीर में जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है, यानी आपकी अल्प है, अति अल्प है, मध्यम है, एवरेज है और औसत है। तो यहाँ आपको जितने भी बालक आपको मिले उनकी हैंडीकैप विकलांगता की प्रकृति कैसी भी हो और गंभीरता कुछ भी हो तो सभी को शिक्षित करने का कार्य स्कूलों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की जाति है, लिंग, आयु देखकर, सामाजिक आर्थिक स्थिति देखकर उनको शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो पहले तो आपको ये बता दिया जाता है कि विशेष शिक्षा किसे कहते हैं। पहले भी मैंने 3 वीडियो बना दी हैं विशेष शिक्षा से रिलेटेड, तो उनको भी आप देखें, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यह वीडियो जब आपकी पूरी हो जाए तो उन वीडियो को देखें। उन वीडियो में भी सेलेक्टेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष शिक्षा किसे कहते हैं। तो विशेष शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो कि एक विशेष बालक को हेतु एक विशेष संसाधन कक्ष या विशेष
स्कूल में विशेष पाठ्यक्रम के द्वारा विशेष शिक्षकों के द्वारा ही संचालित की जाती है, तो वो होती है विशेष शिक्षा विशेष बालकों हेतु। तो यहाँ इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं। पर्यावरण में समायोजन में सहायता, अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्टमेंट में आपकी हेल्प करना। सेकंड है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की जो एजुकेशन होती है उससे डिस्टॉर्शन यानी अलगाव, मुख्य धारा की शिक्षा से अलगाव। ऑप्शन सी है इसका शिक्षा के अवसरों को दरवाजे पर लाएं, और ऑप्शन डी है परिचितों को उनकी क्षमताओं से परिचित करवाना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है मुख्य धारा की शिक्षा से अलगाव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, क्योंकि अलगाव का मतलब होता है दूर करना। जैसे कोई शिक्षा है मुख्य धारा की तो उससे दूर करना इसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि शिक्षा में वापस जोड़ना इसका उद्देश्य होता है विशेष शिक्षा का। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। पांचवा आपके सामने प्रश्न है विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो इसके ऑप्शन है प्रतिबंधात्मक वातावरण, कम से कम माता पिता की भागीदारी, ऑप्शन सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक लगाना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन विशेष शिक्षा के सिद्धांत होता है, क्योंकि प्रतिबंधात्मक वातावरण नहीं होता और अपना जो माता पिता की भागीदारी कम कर दी जाती है ऐसा नहीं होता, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक नहीं लगाई जाती, उल्टी सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला आपके सामने छठवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशेष शिक्षा की खुराक न केवल विकलांग बालकों को शामिल करती है बल्कि यह ऑप्शन प्रतिभाशाली बनाती है, और ऑप्शन बी खेल में उत्कृष्ट छात्र, ऑप्शन सी मादक द्रव्यों के सेवन के बच्चे, ऑप्शन डी समाज के कमजोर वर्गों के छात्र बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बनाती है उनको विशेष शिक्षा, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा के दायरे में सम्मिलित है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पारस्परिक संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप संबंध, आपका मार्गदर्शन परामर्श, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ सभी एकीकृत शिक्षा के दायरे में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, उपरोक्त सभी। आठवां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति होती है, तो यहाँ आपको बताना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना, ऑप्शन बी सामाजिक दुनिया में रहने के लिए विकलांगों के लिए व्यापक गुंजाइश, ऑप्शन सी मुफ्त में शिक्षा, ऑप्शन डी छात्रावास और आवासीय सुविधाएं। दोस्तों जो एकीकृत शिक्षा की प्रकृति होती है वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। सामाजिक दुनिया में रहने वाले विकलांगों के लिए व्यापक गुंजाइश एकीकृत शिक्षा में होती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नौवां आपके सामने प्रश्न है, नेत्रहीनों की शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। नेत्रहीन वे व्यक्ति होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, जिनकी आपको देखने की क्षमता पूर्णतः या आंशिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तो यहाँ आपको बताना है कि उनके इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है लुई ब्रेल, ऑप्शन बी थॉमस हॉपकिंस गैलाउटेट, ऑप्शन सी है इसका जेबी, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट हूवर। तो इसका जो ऑप्शन ए है लुइस ब्रेल, तो इसका करेक्ट आंसर है। इसने सर्वप्रथम नेत्रहीनों के लिए ब्रेल पद्धति बनाई थी, जिनमें 4-5-6 डॉट होते थे, उनसे वो उभरे हुए होते थे और उनको देखकर बालक अपना शिक्षा प्राप्त कर पाता था नेत्रहीन। 10वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, भारत में नेत्रहीनों के लिए पहला स्कूल 1883 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ आपको बताना है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, भारतीय शिक्षाविदों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट बिल्कुल सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, ईसाई मिशनरी ने सर्वप्रथम नेत्रहीनों के लिए भारत में पहला स्कूल 1883 में स्थापित किया। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन पर विशेष फोकस करें। ईसाई मिशनरी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 11वां आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, जिसे आमतौर पर निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शी कहा जाता है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रतौंधी के रूप में, ऑप्शन बी मायोपिया के रूप में, ऑप्शन सी सुरंग दृष्टि के रूप में, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस के रूप में। दोस्तों मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शी दोष का ही दूसरा नाम होता है, जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता होती है।
उसी को साथ में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, अदूरदर्शी कहते हैं और मायोपिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दोस्तों। 12वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, दुनिया भर में अंधेपन के सबसे आम कारण थे। तो ऑप्शन है मोतियाबिंद, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी उम्र से संबंधित धब्बेदार अधःपतन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों मोतियाबिंद से भी अंधापन होता है, ग्लूकोमा से भी होता है, और जो अंदर उम्र से संबंधित जो आंखें में कमी आ जाती है तो उससे भी अंधापन आता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 13वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता, जिसे आमतौर पर दूरदृष्टि या दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, उसे निम्न में से किस रूप के रूप में जाना जाता है। तो ये तो पहले तो आपका प्रश्न था आपके निकट दृष्टि दोष का, अब है आपका दूरदृष्टि दोष का। तो इसमें भी आपको बताना है कि उसका दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हाइपरोपिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एम्बिलोपिक और मोतियाबिंद। दोस्तों मोतियाबिंद तो आपको पता चल ही गया, ये बिल्कुल आपका करेक्ट, बिल्कुल आपका आंसर गलत है क्योंकि दोनों में आया था, इस वजह से। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुओं पर नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तु आराम से अच्छे से देख पाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है हाइपरोपिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी का दूसरा नाम दूरदृष्टि दोष है ये दोस्तों। अगला आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दृष्टि विकार की सबसे प्रमुख पहचान इनमें से एक है कि कोई बालक को देखने संबंधी कमी है, दृश्य विकार है, तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए केस हिस्ट्री के द्वारा, ऑप्शन बी अवलोकन देख के, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण और ऑप्शन सी रोगी का साक्षात्कार। तो दोस्तों यहाँ जो दृश्य विकार की सबसे प्रमुख पहचान पूछी गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन है केस हिस्ट्री, अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रोगी का साक्षात्कार। दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपके अवलोकन के माध्यम से ही अपन देख पाते हैं कि कोई बालक को दृश्य विकार है या नहीं। तो यही उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। अंतिम आपका 15वां उपयोगी प्रश्न है, यदि श्रवण दोष का पता नहीं चलता है तो इसका परिणाम स्वरूप छात्र को, ऑप्शन है आपके बौद्धिक अक्षमता का सामना करना पड़ सकता है, ऑप्शन बी पर्याप्त शैक्षिक नुकसान उसका होगा, ऑप्शन सी पेशीय दुर्बलता, ऑप्शन डी सामाजिक अपराधी बन जाएगा वो। तो यहाँ आपको बताना है कि कोई बालक है, अगर उसके हेयरिंग लॉस का पता नहीं चल पाता है तो इसके परिणाम स्वरूप छात्र को क्या भुगतना पड़ेगा। बौद्धिक अक्षमता का सामना करना पड़ेगा नहीं, और पर्याप्त शैक्षिक नुकसान ये है, पेशी दुर्बलता नहीं, सामाजिक अपराधी नहीं। दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी पर्याप्त शैक्षिक नुकसान उसका होगा, क्योंकि अगर वह श्रवण दोष का पता नहीं चलेगा आपके जो क्रिटिकल पीरियड होता है क्रांतिकाल, उसमें तब जाके उसमें शैक्षिक नुकसान उसका होगा, वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा और अगर बाद में भी उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो वो गंभीर होता चले जाएगा दोस्तों ये थे आपके 15 कुछ उपयोगी इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। और दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के दोस्तों। और दोस्तों आप इस वीडियो की PDF को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, मैं थोड़ी बहुत देर में वहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।